बहिर्जात बल। बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा व अंतर्जनित शक्तियों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। आनच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, परिवहन व वृत्त क्षरण को शामिल किया जाता है। आनच्छादन की प्रक्रियाएं। अपक्षय कारक हैं अपक्षय के गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब, रासायनिक क्रियाएं। वृत्त संचलन, गुरुत्वाकर्षण बल, अपर्दन व परिवहन, गतिक ऊर्जा के कारण। अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने तथा विखंडन होने को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय होने के कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है भौतिक व यांत्रिक अपक्षय। फर्स्ट है ताप। यह शुष्क व उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। तापांतर के कारण चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने से तनाव उत्पन्न होता है। तापांतर का मीन्स है जैसे दिन का टेम्परेचर और रात्रि का तापमान में अंतर है, उसे तापांतर। जैसे कई भागों में या उपविभागों में बांट सकते हैं, जैसे दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर में दिन का सबसे अधिक तापांतर और दिन का सबसे न्यूनतम तापमान में जो अंतर है उसे दैनिक तापांतर कहा जाता है। इससे बड़ी चट्टानें टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं। अब सल्कन। कुछ चट्टानें ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती, अतः ताप के कारण उनका ऊपरी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और आंतरिक भाग ठंडा बना रहता है। अतः चट्टानों का ऊपरी भाग प्याज के छिलके की तरह चट्टानों से टूट जाता है। तुषार चीरण और चट्टानों में जल प्रवेश। यह क्रिया मध्य अक्षांशों या अधिक ऊंचाई पर स्थित चट्टानों में होती है। इसमें सर्वप्रथम चट्टानों के अंदर जल प्रवेश कर जाता है व हिमकरण होने पर जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे जल का आयतन बढ़ जाता है और चट्टानों को तोड़ देता है। दाब मुक्ति। अपर्दन के कारण जब ऊपरी चट्टान हट जाती है तो नीचे की चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है। इससे चट्टानों में विसरण होता है और दरारें आ जाती हैं। लवण अपक्षय। चट्टानों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन व क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। अतः सतह के उच्च तापमान के कारण ये लवण आयतन में वृद्धि करते हैं और चट्टानों में अपक्षय होने लगता है। रासायनिक अपक्षय। यह अधिकतर उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल व वायु की विद्यमानता आवश्यक है। जलयोजन। खनिज स्वयं जल धारित करके विस्तारित हो जाते हैं तथा आयतन में वृद्धि हो जाने के कारण चट्टानों को तोड़ते हैं। कार्बोनीकरण, यानी कि रासायनिक अपक्षय का सेकंड कारण है कार्बोनीकरण। यह कैल्शियम युक्त चट्टानों में देखी जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाता है। इस क्रिया द्वारा कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। थर्ड कारण है ऑक्सीकरण। इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौहयुक्त चट्टानों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है और लौहयुक्त चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट हो जाती हैं। रासायनिक अपक्षय व भौतिक अपक्षय में अंतर। रासायनिक अपक्षय यह उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में होता है। भौतिक अपक्षय यह शीत व शुष्क प्रदेशों में होता है। रासायनिक क्रिया द्वारा शैलों का अपक्षय। भौतिक में है भौतिक बल द्वारा चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आता है। भौतिक में है रासायनिक परिवर्तन नहीं आता है। मुख्य कारक रासायनिक अपक्षय का ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, विलयन।
भौतिक अपक्षय में मुख्य कारक है ताप, पाला, दाब मुक्ति। रासायनिक अपक्षय चट्टानें केवल तल पर ही प्रभावित होती हैं। भौतिक अपक्षय में चट्टानें एक साथ काफ़ी गहराई तक प्रभावित होती हैं। जैविक अपक्षय थर्ड कारक है, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। जैविक अपक्षय के 3 कारक हैं, वनस्पति, जीव जंतु व मानव। कीड़े मकोड़े व बिलकारी प्राणी लगातार धरातली चट्टानों को ढीली व पोली बनाते हैं, जिससे उनका विघटन आसानी से हो जाता है। वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों में दरार पैदा कर अपक्षय में अपनी भूमिका निभाती हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे खनन व निर्माणकारी गतिविधियां। उसके बाद में अपर्दन, इरोजन। अपक्षय द्वारा प्राप्त पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतर परिवहन कहा जाता है तथा परिवहन क्रिया में पदार्थों का अपक्षय अपर्दन कहलाता है। अपघर्षण, जब किसी प्रक्रम द्वारा अपने साथ कंकड़, पत्थर आदि भाकर लाए जाते हैं तो ये कंकड़ पत्थर अपने संपर्क में आने वाले चट्टानों को तोड़ देते हैं। यह अपघर्षण कहलाता है। सन्निघर्षण, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थ आपस में टकराकर जब टूटते हैं तो यह क्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। घोलन या संक्षारण, जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से अलग होना घोलन कहलाता है। यह भूमिगत जल व बहते जल द्वारा होता है। इसके द्वारा काष्ठ शिलाकृतियों का निर्माण होता है। जल गति क्रिया, यह महासागरीय तरंगों व नदी द्वारा होता है। इसमें जल की तीव्र गति के कारण चट्टानें टूटती हैं। जल दाब क्रिया, यह मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होता है। चट्टानें जल के दबाव के कारण टूटती है। उत्पाटन, यह हिमानियों द्वारा होता है। इसमें हिमानियाँ अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़ती है। अपवहन, यह पवनों द्वारा होता है। इनमें पवनों द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है और अपने साथ बहाकर ले जाया जाता है। ठीक है सर।